Good evening, friends. A very warm welcome to all of you. Today we will discuss डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और ये जुडिशल बॉडीज़ हों, चाहे क्वासी जुडिशल बॉडीज़ हों, चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे कोई अथॉरिटीज़ हों, जिनको डिसीजन मेकिंग का पावर दिया गया है, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होता है। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है। उनको लॉ के एस्टेब्लिश्ड रूल्स लॉ या रेगुलेशंस या जो एक्सप्लिसिट प्रोविजंस हैं वो सब तो फॉलो करने ही होते हैं, साथ ही नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत भी फॉलो करने होते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि कानून को लागू करने में, कानून का निर्वचन करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अवश्य पालन करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, हर व्यक्ति के साथ समानता से न्याय लागू किया जाए। और न्याय के लिए बोला जाता है, जस्टिस के लिए बोला जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। मतलब न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता दिखना भी चाहिए। तो इसमें धीरे धीरे तीन प्रिंसिपल डेवलप हुए मेन, जिनके ऊपर कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस तब माना जाएगा जब ये तीन प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए हों। पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस को किस तरह से डिफाइन विद्वानों ने किया है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, जस्ट नेचुरल जो रोमन लॉ है उसके वर्ड से डिराइव हुआ है। और ये इस डज नॉट हैव फोर्स ऑफ लॉ, इसमें कानून की तरह की फोर्स नहीं होती, तो बाध्यता नहीं होती है, लेकिन इनको अवश्य फॉलो करना होता है। दूसरा, दीज आर द रूल्स, ये ऐसे नियम हैं विच हैव बीन लेड डाउन बाय द कोर्ट्स एज बीइंग द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी प्रोसीजर that may be adopted by a judicial, quasi-judicial, administrative authority while making an order affecting those rights. These rules are intended to prevent such authority from doing injustice. कुल मिला के बात यह है कि कोई भी अथॉरिटी हो, जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, प्रशासनिक अथॉरिटी हो, उसके द्वारा जो भी काम किए जा रहे होते हैं उनमें कोई आर्बिट्ररीनेस ना आए, मतलब उसमें मनमानापन ना आए। उस मनमानापन से किसी भी लोगों की रक्षा के लिए ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत जो है कोर्ट्स ने इवोल्व किए हैं। ये न्याय का इवोल्यूशन है। जैसे जैसे हम इंसान धीरे धीरे इवोल्व होते हैं, वैसे ही न्याय भी धीरे धीरे इवोल्व होता है, न्याय के सिद्धांत भी धीरे धीरे इवोल्व होते हैं। तो उस इवोल्यूशन के बाद ये तीन सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के पीछे जो तीन रूल है वो बन के निकल के आए हैं। और ये इंडिविजुअल को, यानी कमज़ोर व्यक्ति को या हर किसी की हितों की रक्षा के लिए है, ताकि उसके खिलाफ कोई भी न्यायपालिका की कोई संस्था या कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आर्बिट्ररी तरीके से काम करके किसी के हितों का कुठाराघात न कर सके। और इंटेंशन ये है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए। अब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं क्या? इसके अंदर तीन प्रिंसिपल्स हैं मेन। नेमो डेबे एस जुडेक्स इन सुआ प्रोपरिया कोजा, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं होगा। दूसरा है ऑडी ऑल टर्म पार टर्म, यानी सुनवाई का अवसर दिया जाना। तीसरा है स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन्ड डिसीजन, जो डिसीजन जो भी अथॉरिटीज़ देती हैं उसके पीछे कारण जस्टिफाइड होना चाहिए। तो इसको अब हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं विस्तार से। नेमो डेबे एस जुडेक्स इन सुआ प्रोप्रिया कोसा, मतलब ये है कि नो बडी शेल बी जज इन हिज ओन केस और इन अ केस इन अ कोज इन विच ही इज़ इंटरेस्टेड। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने खुद के मामले में जज नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर उसमें किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड है और उसी को अगर जज बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से ही काम कर सकता है। ये वो निष्पक्ष रूप से काम करेगा ऐसा बहुत मुश्किल है। तो फिर जब आदमी उसमें बायस्ड हो जाएगा, वो पक्ष निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो न्याय नहीं कर पाएगा, तो नेचुरल जस्टिस का पतन हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जजमेंट कर रहा है, डिसीजन दे रहा है, वो उस मामले में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। और इसी को प्रिंसिपल को डॉक्ट्रिन ऑफ बायस भी कहा जाता है। जो भी अथॉरिटी जजमेंट दे रही है उसको तीन तरह के बायस हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दिस इज़ द अथॉरिटी सिटिंग इन जजमेंट शुड बी इम्पार्शल एंड एक्ट विदाउट बायस। जाहिर सी बात है कि जो अथॉरिटी डिसीजन दे रही है उसको इम्पार्शल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और बिना किसी बायस के होना चाहिए, किसी की तरफ उसको झुकाव नहीं होना चाहिए।
दूसरा, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, जस्टिस शुड नॉट मेयरली बी डन बट सीन टू बी डन। और जैसा कि मैंने पहले बोला, और कि सब में को विश्वास जगाने के लिए यह ज़रूरी है कि न्याय सिर्फ हो ही ना, न्याय हो तो दिखना भी चाहिए। अब देखते हैं कि बायस किस तरह का हो सकता है। 3 तरह के बायस हो सकते हैं। एक है पिक्यूनियरी बायस, जैसे यानी कि आर्थिक बायस। आर्थिक बायस का मतलब है जैसे किसी जो जज है या जो अथॉरिटी जो डिसीजन दे रही है या किसी जुडिशल बॉडी का जो भी है, उसका अगर किसी मामले में आर्थिक हित है तो ये बहुत इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो निष्पक्ष काम कर पाएंगे। संभावना हो तो भी, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी भी हो कि उसका पिक्यूनरी बायस है उसमें, तो भी उसको निष्पक्ष नहीं माना जाएगा और ऐसे अथॉरिटी को उसमें जजमेंट नहीं देना चाहिए। दूसरा है पर्सनल बायस। ये पर्सनल बायस कैसे हो सकती है? फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, प्रोफेशनल ग्रीवांस और एनमिटी हो सकती है। सपोज़ कोई जज है और सामने वाले कोई पार्टी है, वो पार्टी जो है उसके अगर दोस्त है तो भी उसके फेवर में उसका झुकाव हो सकता है, या उसकी दुश्मन है तो उसके अगेंस्ट का झुकाव हो सकता है। कुल मिलाकर निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता होने के लिए ज़रूरी क्या है कि उसको किसी तरह का बायस ना हो, ना उसका अगर दोस्त है तो भी उसको उस मामले से हट जाना चाहिए, और उसमें उसका कोई पार्टी शत्रु है तो भी उसको उसमें से हट जाना चाहिए। किसी भी तरह का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, तभी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आगे बढ़ पाएगा। उसी तरह से तीसरा बायस है ऑफिशियल बायस। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम करने का दायित्व दिया गया है और वो काम उसने नहीं किया, उसी का फेलियर था उसमें, और उसी व्यक्ति को उसमें न्याय करने के लिए अगर बिठा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो न्याय नहीं कर पाएगा। उसके अंदर उसका ऑलरेडी मेंटली बायस तो रहेगा ही, और ऑफिशियल ड्यूटीज़ का बायस भी उसके अंदर रहेगा, इसलिए ये भी एक ऑफिशियल बायस है। तो एक कोई भी जज है जो डिसीजन मेकर है, जो जो अथॉरिटी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अनबायस्ड हो, किसी भी तरह का बायस उसमें ना हो, ताकि वो निष्पक्ष निर्णय दे सके। और ये पहला प्रिंसिपल है, इसको ज़रूर फॉलो करना है, तभी नेचुरल जस्टिस का न्याय का सिद्धांत एस्टेब्लिश हो पाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक पहला हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं रहेगा, जिसमें खुद भी इंटरेस्टेड है उस मामले में कोई भी व्यक्ति जज नहीं होगा। दूसरा है ओडी अल्टर्म पार्टर्म, सुनवाई का अवसर दिया जाना। किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं, उसको उसको दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ दोष साबित ना हो जाए। दूसरा है, और किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए या उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। सिर्फ अवसर ही ना दिया जाए, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले उसको पूरे मटेरियल फैक्ट्स बताए जाने चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई चार्ज है तो वो आरोप है तो उस आरोप को पूरा डिटेल में उसको बताया जाए, ताकि वो समझ सके कि मेरे खिलाफ क्या आरोप हैं और किन आधार पर हैं, ताकि वो अपना डिफेंस उसके अगेंस्ट में दे सके, अपना जवाब उसके लिए वो बना सके, अपने बचाव की तैयारी कर सके। हर व्यक्ति को अपने आप डिफेंस लेने का पूरा अधिकार है। किसी को भी अपने खिलाफ अपराध साबित करने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत का सीधी सा बात है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाना है उसको पहले पूरा नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस एडिक्वेट होना चाहिए, नोटिस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चार्जेस उसको बताए जाने चाहिए, और उसको पर्याप्त अवसर मिले कि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी बात को रख सके। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि उस व्यक्ति को भी सुना जाए, उसको भी सुनवाई का अवसर पूरा दिया जाए, और सुनवाई का अवसर जो है एक्चुअल होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने वाली बात हो गई इस प्रिंसिपल में। और नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल का स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन डिसीजन। जो भी अथॉरिटी है, जज है या कोर्ट है या क्वासी जुडिशल बॉडी है, वो जो भी डिसीजन दे रही है उसमें स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। वो जो भी ऑर्डर दे रही है वो उसमें कारण या जस्टिफिकेशन, जिन आधारों पर उसने निर्णय दिया है वो उसमें दिखने चाहिए। अगर उसमें आधार स्पष्ट नहीं है कि जिस आधार पर वो डिसीजन में पहुंचा है, तो फिर उसको फेयर डिसीजन नहीं माना जाएगा। फिर तो ये माना जाएगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी डिसीजन को प्रॉपर वैलिड तब माना जाएगा जब वहाँ पर प्रॉपर उसमें डिसीजंस रिकॉर्डेड हों, ताकि जिसके खिलाफ डिसीजन दिया जा रहा है या कोई अन्य पार्टीज भी है उनको भी पता लग सके कि किन आधार पर ये डिसीजन दिया गया था। जैसे
giving reasons for a certain decision is one of the fundamental of good administration and a safeguard against arbitrariness। और ये जो मनमानेपन के अगेंस्ट में भी एक अच्छा सेफ गार्ड है कि ताकि डिसीजंस को रीजन हो, उसमें रीजंस रिकॉर्ड किए जाए कि क्या डिसीजन था, क्यों था। द रिफ्यूजल टू गिव रीजंस मे एक्साइट द सस्पिशन दैट देयर आर प्रोबेबली नो गुड रीजंस टू सपोर्ट द डिसीजन। अगर कोई भी अथॉरिटी जो डिसीजन दे रही है, अगर वो अपने डिसीजन के रीजंस बताने से मना करती है, तो वहाँ पर ये संदेह उठना लाजमी है कि उनके पास कोई ऐसा अच्छा कारण नहीं था जो कि उनके निर्णय को सपोर्ट करता हो। मतलब निर्णय जो है वो वेल फाउंडेड नहीं है, इसका मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो भी अथॉरिटी है वो रीजंस को हाइड ना करे, रीजंस को बताए। तीसरा है, हैंस रीजंस आर यूजफुल एज दे मे रिवील एन एरर ऑफ लॉ, द ग्राउंड्स फॉर एन अपील और सिंपली रिमूव व्हाट माइट अदरवाइज बी अ लिंगरिंग सेंस ऑफ इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ अनसक्सेसफुल पार्टी। साथ ही रीजंस, अगर रीजन डिसीजन है तो पार्टी के पास भी उसको देखकर ये निर्णय लेने का अवसर होता है, उसके पास स्कोप हो जाता है कि वो इन आधारों पर अपील कर सके। अगर वो डिसीजंस जो रीजंस है उनसे सेटिस्फाइड होता है कि ये वेल फाउंडेड रीजंस नहीं है, इसके खिलाफ मैं अपील कर सकता हूँ, तो उसका अपील करने में भी ये सहायता करते हैं। इस प्रकार ये सारे बातें हैं। इनमें जो जो भी कोर्ट डिसीज़न है वो रीजनड होना चाहिए और स्पीकिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसी में सारी बात पता लग जाए कि क्या हुआ और क्यों हुआ डिसीज़न। और कुछ इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो कोर्ट्स ने अलग अलग मामलों में एस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यह माना गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है। जैसे इफ़ वन पर्सन हियर्स द केस एंड अनदर डिसाइड्स द केस। कुल मिला के बात है कि जो व्यक्ति सुनेगा वही डिसीजन लेगा। कोई एक आदमी ने सुना, दूसरा डिसीजन दे रहा है, इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया। दूसरा है रिप्लाइंग अपॉन रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रिबट द सेम। किसी भी एक्सपर्ट की बात पे भरोसा कर लेना और उसका खंडन का अवसर किसी और को ना देना। उसी तरह से जैसे एग्जामिनेशन एविडेंस है, किसी एक व्यक्ति ने एविडेंस दिया, उसी की बात मान ली, दूसरे व्यक्ति को उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर ही नहीं दिया गया, तो उससे भी ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिफीट हो जाता है। तीसरा है एग्जांपल, जैसे सफिशिएंट टाइम वाज नॉट गिवन टू डिफेंड द प्रोसीडिंग्स बिकॉज ऑफ लेट सप्लाई ऑफ मटेरियल। जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन था उसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया गया अपने बचाव में अपनी बात रखने के लिए, तो वो भी, उससे भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस विशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, enquiry and verification were made behind the back of the assessee and no opportunity was given to him to rebut the evidence। टैक्स का मैटर है, सीधी सी बात है, हर पार्टी को उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ एविडेंस दिया जा रहा है, उसको उस एविडेंस को रिबट करने का अवसर मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट ऑफ पर्सनल हियरिंग वाज नॉट ग्रांटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जहाँ पर कोई पार्टी अगर रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पास, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम और दिया जाए कि मैं अपने डिफेंस की तैयारी कर सकूँ, और उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर भी यह माना जाएगा कि नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसके बावजूद भी वो अपना डिफेंस टाइम पे नहीं देता है, तब फिर ये फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट है जैसे ऑर्डर पास्ड बाय ट्रिब्यूनल नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर हेल्ड नल एंड वॉइड। और जहाँ पर ट्रिब्यूनल ने या जुडिशल बॉडी ने या क्वासी जुडिशल बॉडी ने कोई ऑर्डर या डिसीजन पास किया, उसमें रीजंस ही नहीं थे, तो ऐसे डिसीजन को नल एंड वॉइड माना गया है। तो कुल मिलाकर ये कुछ सिद्धांत हैं जो नेचुरल जस्टिस, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर आते हैं। 3 मेन प्रिंसिपल इसके अंदर है। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं होगा, सामने वाले पार्टी का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। तीसरा है कि जो भी डिसीजन होगा जुडिशल बॉडी, क्वासी जुडिशल बॉडी या किसी अथॉरिटी का, वो रीजनड होगा एंड वेल स्पीकिंग होगा। जब ये सब चीज़ें फॉलो हो जाती तब ये माना जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन हुआ है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और जहाँ नेचुरल जस्टिस का पालन, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं होता है, वहाँ पर उस डिसीजन को नल एंड वॉइड भी करार दिया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। थैंक यू।